Hello and welcome back everyone to this channel Chemistry Classes. We are starting a new series in which we will be discussing previous year questions of GATE examination. In this video, I am starting with GATE 2016 question paper. I will not only be discussing the solutions to the questions but also tell you the general errors that we make. और साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको क्या एडिशनल चीज़ें हेल्प कर सकती हैं उस क्वेश्चन को सोल्व करने में और उस क्वेश्चंस में और क्या वेरिएशन किए जा सकते थे। तो नाउ स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ गेट 2016 क्वेश्चन पेपर। तो पहला जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है इसमें आपको एक कॉम्प्लेक्स दिया गया है CpMoCl2 होल ट्वाइस और बोला गया है दैट दिस कॉम्प्लेक्स ओबेज 18 इलेक्ट्रॉन रूल। और आपको अब ऑप्शंस में 4 स्ट्रक्चर दिए गए हैं और आपसे पूछा गया है कि करेक्ट स्ट्रक्चर कौन सा है। तो आपको इस स्ट्रक्चर में देखना होगा कि 18 इलेक्ट्रॉन पर मेटल इसमें किस स्ट्रक्चर में आपको ऑब्टेन हो रहे हैं। तो आपको जो पहला ऑप्शन दिया गया है उसमें मोलिब्डेनम Cl 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 और सिमिलरली इधर आपको बनाया गया है। तो जनरली इलेक्ट्रॉन काउंट करने के लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं। तो पहला जो हमारे पास मेथड है दैट इज न्यूट्रल एटम मेथड और एक हमारे पास मेथड होता है आयनिक मेथड। तो आप कोई सा भी मेथड इलेक्ट्रॉन काउंट के लिए यूज कर सकते हैं बट जो मेथड मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ दैट इज न्यूट्रल एटम मेथड। तो उस मेथड के अकॉर्डिंग जब इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे तो उसमें जो मोलिब्डेनम का कॉन्ट्रीब्यूशन होगा वो होगा कि जब वो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है तो वो कितने इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूट करेगा। तो मोलिब्डेनम की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी वो हमारी होती है D5S1। एक्चुअली जिस पोजीशन पे मोलिब्डेनम पीरियोडिक टेबल में प्रेजेंट होता है इसकी होनी चाहिए थी D4S2 बट जैसे क्रोमियम की D5S1 होती है बिकॉज हमारा d ऑर्बिटल अगर हाफ फिल्ड है, हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। सिमिलरली मोलिब्डेनम भी D5S1 में एग्जिस्ट करता है ना कि D4S2 में। तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे 6 प्लस Cl ने यहाँ पे एक एक बॉन्ड बनाया है तो यहाँ पे एक Cl का एक इलेक्ट्रॉन काउंट होगा 1 + 1। ये न्यूट्रल एटम मेथड है उसमें ऐसे ही Cl का कंट्रीब्यूशन आता है। और अगर आप देखेंगे तो Cp जिस हिसाब से बनाया गया है उसमें इसकी जो हेप्टिसिटी है दैट इज 5। तो 5 प्लस और यहाँ पे मोलिब्डेनम में बनाए हैं 3 कोवेलेंट बॉन्ड तो इनका कंट्रीब्यूशन आएगा 3। ये 3 क्यों आया है बिकॉज एक कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर होंगे हमारे 2 इलेक्ट्रॉन। तो एक जो इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन है वो तो इस मोलिब्डेनम ने ही किया है, वो तो हमने 6 में काउंट कर लिया। तो इसीलिए ये 3 इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली हमने काउंट किए हैं जो इस कोवेलेंट बॉन्ड में शेयर्ड हैं। तो अगर हम इसका सम करेंगे तो हमें मिलेगा 16 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका मतलब ये स्ट्रक्चर हमारा करेक्ट नहीं है बिकॉज इसमें हमारे पास मोलिब्डेनम का जो इलेक्ट्रॉन काउंट है वो आ रहा है 16। अगर हम बी ऑप्शन देखें तो बी ऑप्शन में बनाया गया है MoCl Cl MoCl Cl और यहाँ पे वही 𝜂5 वाला Cp। 𝜂5 मतलब हेप्टिसिटी 5 इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूशन। तो बेसिकली अगर इसमें इलेक्ट्रॉन काउंट आप करेंगे तो कितना आएगा वही 6 + 1 + 1 प्लस इस कोवेलेंट बॉन्ड का 1 + 5 तो कितना हुआ ये हुआ हमारा 14। तो ये स्ट्रक्चर भी हमारा करेक्ट नहीं है बिकॉज इसमें भी 18 इलेक्ट्रॉन हमारे नहीं है। अब जो हमारे पास अगला ऑप्शन है इसमें क्या बनाया है मोलिब्डेनम Cl 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 और यहाँ पे 𝜂5 वाला साइक्लोपेंटाडाइनाइल एनायन। तो अगर इसमें हम इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे तो वही, लेकिन इसमें एक जो आप नई चीज नोटिस करेंगे वो ये देखेंगे कि जो हमारा Cl है वो इस बार ब्रिजिंग लिगेंड बनाया है। तो जब हमारा Cl का आप देखेंगे तो इसके पास आउटर मोस्ट में कितने होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन। तो जब ये पहला बनाता है तो तब ये बनाता है 1 इलेक्ट्रॉन, इट इज 1 इलेक्ट्रॉन डोनर अगर ये एक बॉन्ड बना रहा है। बट जब ये ब्रिजिंग में 2 बॉन्ड बना रहा है तो एक बॉन्ड से ये होगा 1 इलेक्ट्रॉन डोनर और दूसरे बॉन्ड से ये अपने लोन पेयर से डोनेट करेगा। तो बेसिकली यहाँ पे ये एक तरफ से 1 इलेक्ट्रॉन डोनर है और एक तरफ से ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनर है। अब यहाँ पे 4 Cl लगे हैं तो आप सिमेट्रिकली दोनों तरफ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि यहाँ पे ये 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन।
इधर ये 1 इलेक्ट्रॉन, इधर ये 2 इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली यहाँ पे ये 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे ये 1 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनर। तो अगर आप इलेक्ट्रॉन काउंट इसमें एक मोलिब्डेनम एटम का करेंगे तो कितना आएगा, 6 + 5 + 3 + 3 प्लस इस कोवेलेंट बॉन्ड का 1, तो ये कितना हो गया, 11 14 17 18। तो इस स्ट्रक्चर में हमारा जो इलेक्ट्रॉन काउंट है दैट इज 18 इलेक्ट्रॉन्स, इसीलिए ये हमारा करेक्ट स्ट्रक्चर है और सी ही हमारा करेक्ट आंसर है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर है हमारा सी, जिसमें इस स्ट्रक्चर में 18 इलेक्ट्रॉन्स हमें मिल गए। अब कमिंग टू द सेकंड क्वेश्चन, इसमें हमारे से पूछा गया है ड्यूरिंग ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट बाय हेमरिथ्रिन ऑक्सीजन इज बाउंड एज। तो पहली बात, हेमरिथ्रिन का इसमें इन्होंने ऑटोमेटिकली फंक्शन दे दिया है। कई बार आप देखेंगे कि किसी क्वेश्चन में आपको ऐसे मैच द कॉलम में इधर हेमरिथ्रिन दिया होगा और साइड में फंक्शंस लिखे होंगे और इधर भी 3-4 मॉलिक्यूल्स दिए होंगे। तो इस क्वेश्चन में ऑटोमेटिकली आपको फंक्शन दे दिया है और कई बार आपसे पूछा भी जाता है कि हेमरिथ्रिन का फंक्शन क्या होगा, तो वो है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। तो जो हेमरिथ्रिन है वो हमारा 2 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, डीऑक्सी फॉर्म और ऑक्सी फॉर्म। डीऑक्सी फॉर्म उसकी एक्टिव फॉर्म है और जब वो ऑक्सीजन के साथ बाउंड हो जाएगा तब वो ऑक्सी फॉर्म में जाएगा और देन इट विल ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। तो डीऑक्सी फॉर्म में हेमरिथ्रिन का स्ट्रक्चर क्या होता है, वो होता है ये, इसमें होते हैं 2 एफिसेंटर्स, 1 एफिसेंटर इज हेक्सा कोऑर्डिनेटेड एंड 1 एफिसेंटर इज पेंटा कोऑर्डिनेटेड। और इसमें हमारा जो एफी होता है वो दोनों में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, यहाँ पे ये, और यहाँ पे एक होता है एस्पार्टेट और एक होता है हमारा ग्लूटामेट। तो यहाँ पे ये हेक्सा कोऑर्डिनेटेड है, यहाँ पे ये पेंटा कोऑर्डिनेटेड है और ये है इसकी डीऑक्सी फॉर्म और जिसे हम क्या बोल सकते हैं, और एक्टिव फॉर्म। अब जब ये ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करेगा तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के बाद इसकी ऑक्सी फॉर्म बनेगी और वो कैसी होती है, वो होती है कुछ ऐसी, 3 हिस्टिडीन, वही एस्पार्टेट, ग्लूटामेट, तो अगर आप देखेंगे जो हमारा डाइऑक्सीजन बाउंड हुआ है वो हमारा एक ही एफी सेंटर से हुआ है और हमारी ऑक्सी फॉर्म में जो आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है दोनों में +3। तो पहला ऑप्शन जो आपको गिवन है उसमें बोला है O2- to 1 Fe3 ओनली, बट एक्चुअली में ऑक्सी फॉर्म में वो किस फॉर्म में अटैच्ड है, OOH-। कैसे, OOH-। तो पहला ऑप्शन आपका गलत हो गया। बी ऑप्शन में आपको क्या दिया है, HO2- to 1 Fe3 ओनली, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। सी ऑप्शन में तो इन्होंने दिया ही गलत है कि दोनों से अटैच्ड है, और डी ऑप्शन में दिया है O2-, तो O2-, to 2 Fe2, ये भी आपका ऑप्शन गलत है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है जिसमें HO2- to 1 Fe3 ओनली आपका आंसर है। अब बेसिकली इसमें एक आपसे और क्वेश्चन जनरली ये भी पूछा जाता है जो होता है स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी के ऊपर बेस्ड। अगर आप देखें तो डाइऑक्सीजन कैसा होगा, ऐसा, और अगर आप देखें इसमें जब ये ऑक्सी हेमरिथ्रिन में जो अटैच्ड है इट इज अटैच्ड इन परोक्सो फॉर्म, परोक्सो लिंकेज, बेसिकली इट इज O2-, अगर आप ये हाइड्रोजन हटा दें तो इट इज प्रेजेंट इन O2-, मतलब कैसे, ऐसे ये प्रेजेंट है। तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी हमारी डाइऑक्सीजन की ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ परोक्सो लिंकेज, बिकॉज इसमें यहाँ पे जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 2 है और इसमें जो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर है वो है हमारा 1। तो एक क्वेश्चन इसमें स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी के ऊपर भी कई बार पूछा जाता है कि डाइऑक्सीजन की जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है वो कब ज्यादा होगी, फ्री फॉर्म में ज्यादा होगी या ऑक्सी हेमरिथ्रिन में ज्यादा होगी। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। नाउ कमिंग टू द थर्ड क्वेश्चन, इसमें हमारे से पूछा है अमंग द फॉलोइंग द मोस्ट स्टेबल आइसोटोप टू रेडियो एक्टिव डिके इज, और हमें 4 ऑप्शंस क्या दिए गए हैं, Pb82-206, Pb82-210, Pb82-212, Pb82-214। जनरली आप देखेंगे कि जो हमारे लाइटर एलिमेंट्स होते हैं
उनमें जब हमें देखना होता है स्टेबिलिटी, तो हम ये देखते हैं कि जब N/P रेशो हमारी 1 के पास होती है तो हमारे लाइटर एलिमेंट्स, लाइटर न्यूक्लियाई वाले एलिमेंट्स हमारे ज्यादा स्टेबल होते हैं। अगर उनकी N/P वैल्यू 1 से काफी ज्यादा नीचे चली जाएगी तो भी वो स्टेबल आइसोटोप नहीं बनाते हैं, और अगर 1 से काफी ज्यादा ऊपर चली जाएगी तो भी वो स्टेबल आइसोटोप नहीं बनाते हैं। बट दिस इज व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट लाइटर न्यूक्लियाई लाइक अप टू एटॉमिक नंबर 20। और हम ये भी देखते हैं कि हमारा जो हैवीएस्ट न्यूक्लियाई है, हैवीएस्ट न्यूक्लियाई जो हमारा स्टेबल आइसोटोप बनाता है वो है हमारा लेड। लेड से ऊपर जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं, मतलब एलिमेंट्स ग्रेटर देन एटॉमिक नंबर 82, दे डू नॉट फॉर्म स्टेबल आइसोटोप, दे फॉर्म अनस्टेबल आइसोटोप। तो ये हमारे पास हैवीएस्ट एलिमेंट है जो स्टेबल आइसोटोप बनाएगा। अब अगर आप इसमें देखें तो एटॉमिक नंबर तो सबका 82 गिवन है, तो बेसिकली जो चेंज है वो है हमारा मास नंबर में। तो मास नंबर चेंज होने का मतलब क्या है कि यहाँ पे प्रोटॉन्स तो सेम है बट सब में न्यूट्रॉन्स का नंबर अलग अलग है। तो पहले आपका काम है कि आप सब में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालिए। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकलेंगे? मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर A माइनस Z, और उसके बाद आप निकालिए N/P रेशो। सब में आप N/P रेशो निकालिए। N/P रेशो जिसकी 1.5 के ज्यादा क्लोज होगी दैट विल बी मोर स्टेबल न्यूक्लियस। और अगर आप निकालेंगे तो इसमें आएगी आपकी N/P रेशो 1.51, इसमें 1.56, इसमें 1.58, इसमें 1.61। तो बेसिकली 82Pb206 में आपकी जो N/P रेशो है दैट इज वेरी मच क्लोज टू 1.5। तो इसीलिए आपका इसमें जो सबसे ज्यादा स्टेबल आइसोटोप है रेडियो एक्टिव डीके के लिए वो है आपका 82Pb206। नाउ कमिंग टू द फोर्थ क्वेश्चन, एट pH 7.2 and 10 torr oxygen partial pressure the extent of O2 binding is। अब जो ये क्वेश्चन है ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें बेसिकली इन्होंने किस चीज का यूज किया है, आप जनरली देखेंगे कि जब भी आप हेमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन पढ़ेंगे तो आपको एक कर्व पढ़ाया जाता है और ये बोला जाता है कि जो मायोग्लोबिन का कर्व होता है, मायोग्लोबिन का कर्व आपको पढ़ाया जाएगा हाइपरबोलिक, और हेमोग्लोबिन का जो आपको कर्व पढ़ाया जाएगा वो आपको पढ़ाया जाएगा सिग्मोइडल, सिग्मोइडल कर्व और हाइपरबोलिक कर्व। तो बेसिकली पहली बात तो वो कर्व है क्या, उसमें एक्सिस क्या है। तो हमारे पास जो कर्व होता है वो है ये। इसमें यहाँ पे हमारे पास एक्स एक्सिस पे तो होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 का मतलब बेसिकली क्या है कि कितना ज्यादा हम ऑक्सीजन दे रहे हैं। और हमारे पास जो दूसरी चीज होती है वो होती है परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ O2। यहाँ पे हमारे पास होता है परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ O2 और यहाँ पे हमारे पास होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। और जब हम मायोग्लोबिन का देखते हैं तो हमारा कर्व कुछ ऐसा होता है, और जब हम हेमोग्लोबिन का देखते हैं तो हमारा कर्व कुछ ऐसा होता है एस शेप्ड सिग्मोइडल कर्व। तो इन्होंने यहाँ पे देखिए क्या दिया है, एट pH 7.2 बेसिकली ब्लड की pH और 10 torr ऑक्सीजन पार्शियल प्रेशर। अब जो इन्होंने पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का दिया है दैट इज वेरी लेस, मतलब हम बेसिकली सिर्फ इसी रीजन में बेसिकली बात कर रहे हैं। नाउ द एक्सटेंट ऑफ O2 बाइंडिंग इज, अब ऑप्शंस क्या है कि हाई फॉर बोथ, लो फॉर बोथ, हाई फॉर हेमोग्लोबिन, लो फॉर मायोग्लोबिन, हाई फॉर मायोग्लोबिन, लो फॉर हेमोग्लोबिन। तो बेसिकली इसका जो आंसर है वो आपके पास इस कर्व से आएगा। जब आप 10 torr प्रेशर की बात करेंगे, 10 torr मतलब बेसिकली 10 mmHg, तो वी आर टॉकिंग ऑफ वेरी लो प्रेशर। तो जब हम वेरी लो प्रेशर की हम बात कर रहे हैं तो आप ये देखिए कि जब मायोग्लोबिन का कर्व देखते हैं तो वो तो हाइपरबोलिक है, मतलब अगर O2 का पार्शियल प्रेशर कम भी है तो भी उसका जो परसेंटेज सैचुरेशन है, मतलब जो उसकी हमारी बाइंडिंग है वो हमारी ज्यादा होगी लो प्रेशर पे भी, और लो प्रेशर पे भी ज्यादा ही रहेगी और फिर एक मोमेंट पे जाके वो सैचुरेट हो जाएगी। बट जब हम यही चीज हेमोग्लोबिन के लिए देखते हैं तो हेमोग्लोबिन में क्या होता है कि पहले लो प्रेशर पे धीरे धीरे बढ़ रहा है, फिर उसके बाद अचानक से बढ़ेगा और फिर सैचुरेट हो जाएगा। बट
जब हम इस पर्टिकुलर रीजन की बात करेंगे तो इस पर्टिकुलर रीजन में हमारा मायोग्लोबिन का जो परसेंटेज सैचुरेशन है, जो उसकी बाइंडिंग टेंडेंसी है, वो ज्यादा ही रहेगी और हेमोग्लोबिन के लिए वो लो प्रेशर रीजन में कम रहेगी। तो इसीलिए द एक्सटेंट ऑफ O2 बाइंडिंग इज हाई फॉर मायोग्लोबिन एंड लो फॉर हेमोग्लोबिन। तो इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर है वो है हमारा सी ऑप्शन, और वो आता है हमारा इस कर्व से कि हमारा मायोग्लोबिन का जो कर्व है वो हाइपरबोलिक है और हेमोग्लोबिन का जो हमारा कर्व है वो सिग्मोइडल कर्व है। तो इससे हमें पता चलता है कि कितने प्रेशर पर हमारा एक्सटेंट ऑफ O2 बाइंडिंग क्या होगा। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज इन द फर्स्ट रो हाई स्पिन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस, फर्स्ट रो है और हाई स्पिन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स है, और वो इन्होंने क्या दिया है MH2O6Cl2, और इन्होंने साथ में क्या दिया है कि जो हमारा मेटल आयन है वो एक है D5 और एक है हमारा D7। द DD ट्रांजिशंस आर, तो ऑप्शन है स्पिन फॉरबिडन फॉर बोथ, स्पिन अलाउड फॉर बोथ, स्पिन फॉरबिडन फॉर D5 एंड स्पिन अलाउड फॉर D7, और एक हमारे पास जो लास्ट ऑप्शन है वो है स्पिन अलाउड फॉर D5 एंड स्पिन फॉरबिडन फॉर D7। तो बेसिकली पहली बात तो हमारे पास दो सिलेक्शन रूल्स होते हैं, एक होता है हमारा लेपोर्टे रूल और एक होता है हमारा स्पिन सिलेक्शन रूल। तो जो लेपोर्टे होता है वो तो डीडी ट्रांजिशंस के लिए फॉरबिडन ही होता है, बिकॉज लेपोर्टे रूल क्या होता है, लेपोर्टे रूल में हम बोलते हैं कि जो हमारा डेल्टा एल है दैट मस्ट बी +-1। अब जब डीडी ट्रांजिशन हो रही है तो डीडी ट्रांजिशन में जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो डी ऑर्बिटल से डीओई ऑर्बिटल में जाएगा, तो हमारा एल की वैल्यू में तो कोई चेंज नहीं आएगा, तो हमारा जो डेल्टा एल रहेगा डीडी ट्रांजिशन के लिए वो तो 0 होगा। तो इसीलिए डीडी ट्रांजिशन में हमारा लेपोर्टे तो फॉरबिडन ही होता है। अब हमें मेनली देखना है कि हमारा स्पिन सिलेक्शन रूल कैसा है D5 के लिए और D7 के लिए। तो जब हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं तो जो हमारा डी ऑर्बिटल सेट होता है वो ब्रेक हो जाता है दो सेट्स ऑफ ऑर्बिटल में, डीजेनरेसी उसकी खत्म हो जाती है ऑक्टाहेड्रल फील्ड में। और वो कैसे ब्रेक होता है, यहाँ पे हमारे होते हैं 3 T2G और ऊपर हमारे होते हैं EG। अब हमारे पास दो मेटल आयंस दिए हैं, एक D5 और एक D7, और बोला है हाई स्पिन। तो पहले हम D5 देखते हैं। तो D5 आपने हाई स्पिन में भरा तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। अब आप इसमें जब भी ट्रांजिशन करेंगे, अब इसकी अगर आप अभी स्पिन देखें तो कितनी है इसमें स्पिन, इसकी जो स्पिन है दैट इज हाफ 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 हाफ, मतलब 5/2। अब जैसे ही इसमें आपने ट्रांजिशन करी तो सपोज ये इलेक्ट्रॉन ऊपर गया तो इसे पेयर अप होना होगा। अब इसमें स्पिन कितनी हो गई, हाफ 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 और यहां से 0, तो 3/2। तो अगर आप देखें जो हमारा स्पिन सिलेक्शन रूल होता है वो होता है कि जो हमारा डेल्टा एस है दैट मस्ट बी 0, मतलब देयर मस्ट बी नो चेंज इन स्पिन वाइल ट्रांजिशन, तभी हमारा स्पिन अलाउड होगा। बट यहाँ पे हमारी स्पिन पहले 5/2 थी और बाद में 3/2 हो गई, तो इसका मतलब डेल्टा एस इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब जो हमारा D5 हाई स्पिन है दैट इज स्पिन फॉरबिडन। अब यही चीज हम देखते हैं किसके लिए, D7 के लिए। तो जब आप D7 में देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, तो इसमें अगर आप स्पिन देखेंगे तो कितनी होगी 1 2 3, तो 3/2। अब जब इसमें आप यहां पे ट्रांजिशन करेंगे तो ऑब्वियसली ट्रांजिशन कहां से होगी, सपोज ये वाला इलेक्ट्रॉन है, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां पे चला गया तो ये कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। तो अभी भी इसमें कितनी स्पिन रही 3/2, बिकॉज 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो बेसिकली इनिशियली भी स्पिन 3/2 थी और ट्रांजिशन के बाद भी जो हमारी स्पिन रही वो 3/2 ही रही। अगर आपको इसमें ये आ रहा है दिमाग में कि हमने यही वाला इलेक्ट्रॉन क्यों भेजा, तो ऐसा कुछ नहीं, आप ये वाला इलेक्ट्रॉन भी भेज सकते हैं, बट ऑब्वियसली ऊपर जो इलेक्ट्रॉन जाएगा वो अपोजिट स्पिन का ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अपोजिट स्पिन में ही ये रहेगा, ऊपर वाले में दोनों सेम स्पिन में नहीं रहेंगे। ये आपको रूल पता होगा कौन सा होता है, ये रूल होता है
हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, कि बेसिकली एक ऑर्बिटल में हमारे जो इलेक्ट्रॉन है वो दो रहेंगे, और एक होता है हमारा पोलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, कि एक ऑर्बिटल में किसी भी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते, तो एक की स्पिन प्लस हाफ रहेगी और दूसरे की माइनस हाफ रहेगी, तभी वो एक ही ऑर्बिटल में एग्जिस्ट कर पाएंगे। तो इसीलिए हमारी जो ट्रांजिशन होगी वो अपोजिट स्पिन वाले की होगी, और वो ऊपर जाके उसी फॉर्म में जाएगा अपोजिट स्पिन में। तो दोनों तरफ हमारा जो स्पिन रहा वो 3/2 रहा, तो जो हमारा चेंज इन स्पिन है दैट इज 0। तो इसीलिए जो हमारा D7 हाई स्पिन है दैट इज स्पिन अलाउड। तो हमारा इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो गया? हमारा इसमें जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, स्पिन फॉरबिडन फॉर D5 एंड स्पिन अलाउड फॉर D7। Now the next question. Among the given boranes and heteroboranes, the example which belongs to clozo type is. अब यहाँ पे आपको 4 बोरेन्स और हेट्रोबोरेन्स दिए गए हैं, जिसमें आपको ये बताना है कि क्लोजो स्ट्रक्चर किसका है। तो बेसिकली आप इस तरीके के क्वेश्चंस के लिए पहले आपके दिमाग में आएगा सबसे पहले वेट्स रूल, क्योंकि वेट्स रूल ही है जो हमें बेसिकली ऐसे क्लस्टर्स के स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी देता है कि उस क्लस्टर का कौन सा टाइप होगा। तो इन्होंने पूछा है क्लोजो टाइप कौन सा है, तो पहले आपको वेट्स रूल पता होना चाहिए। तो जनरली आप देखेंगे कि इनके शॉर्टकट भी होते हैं, तो जैसे इसमें आपको पहला ऑप्शन दिया गया है B5H8-, तो पहले मैं आपको एक शॉर्टकट से बताता हूँ, फिर मैं आपको एक स्टैंडर्ड तरीका भी बताऊंगा कि वेट्स रूल का स्टैंडर्ड तरीका क्या है यूज करने का। एंड आई विल बी मेकिंग अ सेपरेट वीडियो ऑन वेट्स रूल, जिसमें मैं आपको काफी सारे वेरिएशंस बताऊंगा। बट नाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, पहले आपको एक शॉर्टकट बता रहा हूँ। जैसे ए ऑप्शन आपको दिया है B5H8-, तो एक तरीका क्या होता है कि आप पहले B5H5 कर लीजिए, मतलब जितना आपके बोरोन है उतने ही आप हाइड्रोजन कर लीजिए। तो आपने बेसिकली कितने हाइड्रोजन डिडक्ट किए हैं? 3। यहाँ पे 8 थे, आपने यहाँ पे 5 कर दिए, तो जो वो तीनों हाइड्रोजन है वो एज अ नेगेटिव चार्ज ऊपर चले जाएंगे। तो B5H5 4- हो गया, एक माइनस पहले से था और 3 हाइड्रोजन आपने रिड्यूस कर दिए, तो B5H5 4-। तो हमारे पास सिंपल एक तरीका होता है कि जब भी BnHn2- है तो होता है क्लोजो, जब भी BnHn4- होता है तो होता है नीडो, जब भी BnHn6- होगा तो होगा अरेक्नो, और जब भी BnHn8- होगा तो होगा हाइपो। तो बेसिकली अगर आप इस हिसाब से देखें तो जो हमारा ए ऑप्शन है वो हमारा क्लोजो नहीं है, वो हमारा है नीडो। तो ए इज नॉट द करेक्ट आंसर बिकॉज उन्होंने हमारे से क्लोजो पूछा है। ऐसे ही आप देख सकते हैं बी में क्या दिया है? C2B9H11-2-, C2B9H11-2-। तो जो ये हमारा कार्बन है दैट इज इक्विवेलेंट टू BH, तो आप C2 को BH लिख सकते हैं, तो ये क्या बन जाएगा? BH ट्वाइस B9H11-2-, तो ये क्या बन गया? B11H13-2-, तो B11H11-4-। तो ये भी हमारा स्ट्रक्चर क्या हो गया? ये भी हमारा स्ट्रक्चर हो गया नीडो, बिकॉज इसकी फॉर्म कौन सी है? BnHn4-। तो ये भी हमारा करेक्ट आंसर नहीं है बिकॉज दिस इज नीडो, और हमारे से पूछा गया है क्लोजो। अगर आप थर्ड देखेंगे तो थर्ड में आपको दिया है GeC2B9H11। अब इसमें आप क्या देखेंगे कि जो जर्मेनियम है वो भी बेसिकली कार्बन फैमिली का है, तो बेसिकली वो भी कार्बन की तरह ही एक्ट करेगा। तो इसमें आप जैसे आपने Ge और C2 लिखा है तो इसे आप लिख सकते हैं डायरेक्ट C3B9H11। अब C3 को क्या लिख सकते हैं? BH का होल थ्राइस, तो ये क्या बन जाएगा? B12 और H14। अब इस फॉर्म में जब आप लाने की कोशिश करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? B12H12-2-। तो यही हमारा क्लोजो का भी था कि BnHn2- जब भी हमारा बन जाएगा तो हमारा हो जाएगा क्लोजो। तो आपका जो इसमें करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी। और सिमिलरली अगर आप ऑप्शन डी देखेंगे दैट इज B6H10, तो वो क्या बनेगा? B6H6-4-, तो वो भी आपका नीडो है। तो ये तो आपका है शॉर्टकट तरीका जिससे आप क्लोजो नीडो का पता लगाते हैं।
दिस इज नॉट एक्चुअली हाउ द वेट्स रूल वर्क। तो वेट्स रूल का मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि वेट्स रूल कैसे काम करता है, और वो मैं आपको करेक्ट वाले आंसर पे ही देता हूं। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, GeC2P9H11। तो वेट्स रूल में हमें बेसिकली क्या करना है, पहले हमें देखना होता है कि हमारा पॉलीहेड्रल स्केलेटन इलेक्ट्रॉन पेयर काउंट कितना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले हमें देखना होगा कि हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। तो जर्मेनियम के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे, 4, क्योंकि कार्बन फैमिली का है, S2P2। सिमिलरली कार्बन से भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे 4 आएंगे। बोरोन से हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे, 3 आएंगे। हाइड्रोजन से हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, 1 आएगा। तो ये तो है हमारा पहले टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट, पहले हमें ये निकालना होता है। तो ये अगर आप देखेंगे तो कितना आएगा, 4 + 8 + 27 + 11, तो 12 + 27 + 11, 12 + 38, और ये हो गया आपका 50। तो जो आपका टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट आया है वो आया है इसमें आपके पास 50 इलेक्ट्रॉन्स। अब इसमें आपको क्या करना होता है, आपको ये मानना होगा कि इसमें जितने भी ये जर्मेनियम, कार्बन और बोरोन है, ये एक एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएंगे। सपोज अगर ये एक एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएंगे तो उस एक बॉन्ड के अंदर होंगे 2 इलेक्ट्रॉन, तो वो आपको 2 इलेक्ट्रॉन माइनस करने होते हैं। तो ये आपके पास कितने हैं, 1 + 2 3 + 9 12। तो आपको कितने इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली माइनस करने होंगे, आपको माइनस करने होंगे 24 इलेक्ट्रॉन्स। अगर इन सब ने एक एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनाया तो उसके अंदर ये 24 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो वो आपको इस 50 में से माइनस करने होंगे। तो 50 - 24 = 26 इलेक्ट्रॉन्स। तो जो ये आपके 26 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे आर पॉलीहेड्रल स्केलेटल इलेक्ट्रॉन। अब पॉलीहेड्रल स्केलेटल इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर इनका पेयर देखेंगे तो पेयर हो जाएंगे 13। तो आपके पास जो स्केलेटल इलेक्ट्रॉन पेयर है दे आर 13, जिसे बोलते हैं SEP, स्केलेटल इलेक्ट्रॉन पेयर। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स 26 थे तो पेयर कितने होंगे, 13। अब आपके पास तरीका क्या होता है कि जो आपके पास स्केलेटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स आते हैं उन्हें n+1 के लिए इक्वेट किया जाता है, और n+1 = 13 अगर हम लिखेंगे तो n की वैल्यू आएगी हमारी 12। तो बेसिकली देयर मस्ट बी 12 वर्टिसेस, देयर मस्ट बी 12 वर्टिसेस। अगर हमारे पास गिवन मॉलिक्यूल में 12 वर्टिसेस होंगे तो हमारा जो स्ट्रक्चर होता है वो हमारा सबसे ज्यादा क्लोज स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम बोलेंगे क्लोजो स्ट्रक्चर। तो हमारे पास अगर हम देखें वर्टिसेस कितने हैं, 1 + 2 3 + 9 12, 12 वर्टिसेस हैं और 12 ही होने चाहिए थे। तो इसका मतलब जो हमारा ये स्ट्रक्चर है ये होगा हमारा क्लोजो स्ट्रक्चर। सपोज हमारी n की वैल्यू यहाँ पे 12 आती, बट हमारे पास जो एक्चुअल में वर्टिसेस अवेलेबल होते वो होते 11, तो तब हमारा आंसर होता कि ये हमारा नीडो स्ट्रक्चर है। और चलो ये वाला मैं आपको तरीका, जो एक्चुअल तरीका है वो सही दिखाने के लिए आपको ए ऑप्शन भी करके दिखाता हूँ। जो ए ऑप्शन है वो है हमारा B5H8-, और ये हमारा शॉर्टकट तरीके से नीडो आया था। अब एक्चुअल जब हम वेट रूल लगाएंगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जब काउंट करेंगे तो आएंगे 15 + 8 + 1, तो ये हो जाएगा हमारा 24 इलेक्ट्रॉन्स। और माइनस कितने करेंगे कि सपोज हर बोरोन ने एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया, तो 5 बोरोन तो 5 BH बॉन्ड्स, तो बेसिकली वी हैव टू माइनस 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो 24 - 10 विल बी 14 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हमारे है स्केलेटल इलेक्ट्रॉन्स। तो स्केलेटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने होंगे, 7 SEP। SEP को क्या करना होता है, n+1 के इक्वल रखना होता है, n+1 = 7, तो n = 6। तो n की वैल्यू अगर 6 आई है तो देयर मस्ट बी 6 वर्टिसेस सो दैट आवर स्ट्रक्चर कैन बी क्लोजो। बट यहाँ पे वर्टिसेस एक्चुअली में है कितने, 5, तो एक वर्टिसेस हमारा कम है, तो इसीलिए जो हमारा स्ट्रक्चर है ये क्लोजो नहीं है, ये हमारा है नीडो स्ट्रक्चर। सपोज यहाँ पे वैल्यू 6 आई है और यहाँ पे 4 होता तो ये हमारा स्ट्रक्चर बन जाता अरेक्नो। अगर यहाँ पे 3 होता तो ये हमारा स्ट्रक्चर बन जाता हाइपो। तो अगर हमारा जो n की वैल्यू आती है उतने ही वर्टिसेस हमारे पास मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है तो क्लोजो, और अगर वो उससे कम होता जाता है तो क्लोजो, नीडो, अरेक्नो, हाइपो, ऐसे। नाउ
कमिंग टू द 7th क्वेश्चन, इसमें हमारे से पूछा गया है द रिएक्शन ऑफ P2O5 विद HNO3 एंड HClO4 रेस्पेक्टिवली गिव्स। तो बेसिकली HNO3 और HClO4 को जब आप P2O5 के साथ रिएक्ट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? तो P2O5 जो है दैट इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो HNO3 और HClO4 का वो हमें एनहाइड्राइड देगा। एनहाइड्राइड क्या होता है? एनहाइड्राइड ऐसा मॉलिक्यूल होता है जिसपे अगर हम पानी डालें तो वो हमें रेस्पेक्टिव एसिड और बेस देगा। तो हमारे पास यहाँ पे HNO3 और HClO4 हैं, तो जब इसके ऊपर डिहाइड्रेटिंग एजेंट डालेंगे तो वो उसका पानी निकाल लेगा, तो वी विल गेट द एनहाइड्राइड। और उस एनहाइड्राइड के ऊपर जब वापस से पानी डालेंगे तो वो हमें फिर से वापस से वो एसिड दे देगा। तो हमें पता कैसे लगाएं कि हमारा एनहाइड्राइड होगा क्या? तो HNO3 है। अब देखिए जो इसका नॉर्मल डायरेक्ट तरीका है करने का, जब उसे पानी निकालना है तो मतलब बेसिकली H2O निकालना है। अब अगर आप HNO3 का मॉलिक्यूल देखें, इसके अंदर H2O नहीं है, एक ही हाइड्रोजन है। तो आप पहले इसका क्या कीजिए, ट्वाइस कर लीजिए। तो अगर आपने इसका ट्वाइस कर लिया तो ये क्या हो गया, H2N2O6। और अगर अब इसमें आप पानी निकालेंगे तो वो क्या बन जाएगा, N2O5। तो HNO3 का जो एनहाइड्राइड है दैट इज N2O5। सिमिलरली आपसे HClO4 दिया गया है, इसमें भी वाटर नहीं है, तो सिमिलरली इसका भी ट्वाइस कर लीजिए। तो H2Cl2O8, और जब इसमें से पानी निकालेंगे तो ये बन जाएगा Cl2O7। तो बेसिकली N2O5 एंड Cl2O7 इज द करेक्ट आंसर। दे आर द एनहाइड्राइड्स ऑफ HNO3 एंड HClO4। सिमिलरली अगर आपसे कोई पूछता है H2SO4 का एनहाइड्राइड बताओ, तो इसमें तो देखो पानी डायरेक्ट ही है, H2O, तो SO3 इज द एनहाइड्राइड ऑफ H2SO4। SO3 के ऊपर पानी डाल देंगे तो वापस से एसिड मिल जाएगा। और अगर आपको, ये तो शॉर्टकट तरीका है पानी निकालने का, और वैसे अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो सपोज HClO4 के अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो HClO4 का स्ट्रक्चर कैसा होगा, ऐसा होता है। तो बेसिकली इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं है, OH एक ही प्रेजेंट है। तो बेसिकली दो मॉलिक्यूल्स आएंगे और यहां से ये वाटर निकलेगा और हमारे पास बनेगा C डबल बॉन्ड O, ये Cl2O7। और ऐसा ही बेसिकली HNO3 में होता है व्हेन वी गेट N2O5 ऑन ट्रीटमेंट विद P2O5। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज when crystals of sodium chloride are heated in the presence of sodium vapor they turn yellow, this is due to the formation of। अब पहले आप ये देखिए कि जब सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल्स को हीट किया जाएगा सोडियम वेपर की प्रेजेंस में तो होगा क्या। इन्होंने एक्चुअली में क्या किया है, NaCl को हीट किया है, वो भी सोडियम वेपर्स की प्रेजेंट में। तो बेसिकली जब आप ये काम करेंगे तो हीटिंग से जो सोडियम वेपर है वो बेसिकली आयनाइज हो जाएगा। तो क्या होगा कि जो हमारा Na है वो Na प्लस में कन्वर्ट होगा और एक हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन मिलेगा हमें। और अब जो NaCl क्रिस्टल आपके पास प्रेजेंट है जिसमें आपका ये Na प्लस Cl माइनस ऐसे अरेंज्ड है, तो बेसिकली दिस Cl माइनस विल कम टू द सरफेस एंड दिस विल रिएक्ट विद दिस सोडियम प्लस। तो बेसिकली आपके पास जो एक्चुअल आपका क्रिस्टल है उसके अंदर से जो Cl माइनस है वो इस सोडियम वेपर के साथ रिएक्ट करेगा और इस सोडियम वेपर के साथ रिएक्ट करके वो वापस से अलग से एक NaCl बनाएगा। लेकिन इस क्रिस्टल के अंदर जो इस Cl माइनस की वैकेंसी क्रिएट हुई है, इस वैकेंसी में आपका ये इलेक्ट्रॉन आके बैठ जाएगा जो ये आपका इस सोडियम वेपर से आया है। तो ये इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पे आके बैठ गया। तो ऐसा डिफेक्ट जिसमें एनायन वैकेंसी इज फिल्ड बाय द इलेक्ट्रॉन, बेसिकली जब ऐसा डिफेक्ट होता है तो इसे बेसिकली हम बोलते हैं फार्ब सेंटर। फार्ब सेंटर मतलब कलर सेंटर, फार्ब का मतलब जर्मनी में होता है कलर, तो F सेंटर बोलते हैं। तो इसीलिए जो हमारा ये क्वेश्चन है इसका आंसर होगा F सेंटर। F सेंटर की वजह से हमारा सोडियम क्लोराइड का जो कलर है वो येलो हो गया है, क्योंकि जो ये इलेक्ट्रॉन है ये जनरली विजिबल रीजन में एब्जॉर्ब करेगा। और अगर ये येलो दिख रहा है तो इसने एब्जॉर्ब कौन सा कलर किया होगा, ये एक हमारी वीडियो में हरमीत ने बताया था, मुनसन व्हील बेसिकली हमारे पास होता है, तो उसे अगर आप बना के देखेंगे तो इसने बेसिकली ब्लू कलर एब्जॉर्ब किया होगा और इसीलिए जो हमारा क्रिस्टल है वो अब येलो दिख रहा है क्योंकि इसने ब्लू रीजन में एब्जॉर्ब किया है। तो दिस इज ड्यू टू द F सेंटर। और इसमें जो और ऑप्शंस दिए हैं वो क्या दिया है, शॉर्टकी डिफेक्ट, फ्रेंकल डिफेक्ट। तो आप बाकी के डिफेक्ट्स भी पढ़ सकते हैं,
अगर आप शॉर्ट की डिफेक्ट देखेंगे तो उसमें Na+ और Cl- बेसिकली स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो में बेसिकली दे मस्ट बी एब्सेंट, दोनों दे मस्ट बी एब्सेंट फ्रॉम द क्रिस्टल। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ है इस रिएक्शन में, तो इसलिए शॉर्ट की डिफेक्ट नहीं है। सिमिलरली आप और डिफेक्ट्स के भी जब आपको कैरेक्टरिस्टिक्स पता होंगी तो यू कैन सी दैट ऑल द ऑप्शंस आर इनकरेक्ट एंड ओनली दिस F सेंटर वाला जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट आंसर है। सो I have discussed 8 questions in this video and I will be discussing the further questions in the next videos, and if you have any queries then you can ask in the comment section. Thank you.